जिन्होंने देश की सियासत में खींची नई लकीर, जेल से सियासत करने का खोल दिया रास्ता। बाहुबल के जरिए जिनका बना सियासत से वास्ता, दबंगई के जरिए रॉबिन हुड बनने की जिन्होंने दिखाई राह, 70 के दशक में जिनके इशारे पर तय हुई सियासी जमीन, कानून भी फेल हो गया जिनके रसूख के आगे। दर्जनों मुकदमे लेकिन किसी में भी साबित नहीं हुआ गुनाह। सियासत और जरायम के सबसे बड़े खिलाड़ी, जिनके दौर में गोरखपुर बन गया था मिनी शिकागो। वर्चस्व में आज की कहानी बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। नमस्कार, मैं हूं सौरभ अरविंद और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वर्चस्व में। हरिशंकर तिवारी 70 के दशक का एक ऐसा नाम जिसका सिक्का चलता था। जिसने भी उसके सामने चुनौती देने की कोशिश की वो बेमौत मारा गया। हरिशंकर तिवारी आतंक का एक पर्याय बन चुके थे। खास बात ये कि दर्जनों मामले में वांछित रहने वाले हरिशंकर तिवारी पर उनकी मौत तक एक भी आरोप साबित नहीं हुए। जेल में रहकर भी सियासत की जा सकती है, ये साबित किया हरिशंकर तिवारी ने। एक दौर था जब कहा जाता था कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, मंत्री पद हरिशंकर तिवारी के पास ही रहेगा। ऐसा हुआ भी, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार हो या भाजपा की। हरिशंकर तिवारी शायद एक ऐसे नेता हैं जो हर सरकार में मंत्री रहे। तो आखिर ऐसा क्या था हरिशंकर तिवारी में कि पार्टी लाइन की सारी दीवारें उनके लिए टूट जाती हैं? आपको ये समझने के लिए ये पूरी कहानी देखनी होगी। जिनके नाम से तय होती थी सियासत, पूर्वांचल के लिए जिनका कद था बड़ा, बाहुबली सियासत की जिन्होंने की शुरुआत। कहानी हरिशंकर तिवारी की। गोरखपुर के बढ़लगंज का टाडा गांव, जहां हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ, बात 70 के दशक की है, जब जेपी आंदोलन के चलते छात्र संघ की राजनीति चरम पर थी। ऐसे दौर में हरिशंकर तिवारी ने एक छात्र नेता के रूप में अपनी शुरुआत की। उस दौर में उनके सामने थे एक और छात्र नेता वीरेंद्र प्रताप शाही। बस असली शुरुआत यहीं से हुई, जब पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की सीधी जंग शुरू हो गई। 1980 का दशक आते आते ये लड़ाई और जोर पकड़ चुकी थी। वो दौर ऐसा था कि गैंगवार आम बात हो गई थी। गैंगवार से पहले ही खुद पुलिस ऐलान कर देती थी कि आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। इन गैंगवारों में कितने लोगों की जान गई जिसकी गिनती नहीं। उस दौर में वीर बहादुर सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे, जिन्होंने पहली बार यूपी में गैंगस्टर एक्ट लागू किया। हालांकि उस वक्त तक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों ये समझ चुके थे कि बिना सियासी सह के अब बच पाना मुश्किल है। लिहाजा दोनों ने ही अपने अपने हिसाब से क्षेत्र चुने और सियासत में उतरने का फैसला किया। एक वक्त ऐसा आया जब श्री प्रकाश शुक्ला इतना बेलगाम हो गया कि खुद इनकी जान के पीछे पड़ गया। और जब तक 1998 में एसटीएफ के द्वारा श्री प्रकाश शुक्ला ढेर नहीं किए गए, तब तक इनकी जान के लाले पड़े रहे। तो ब्राह्मणों के ऐसे सरमाएदार, उनकी वोटों का नियंत्रण रखने वाले हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के जरायम में एक बड़ा चेहरा बने रहे। उन्होंने अपने सामने एक ए टीम खड़ी कर ली
वो सारे जुर्म इसी ए टीम के सहारे करवाते थे। उन्होंने खुद अपने हाथ से कितनी गोली चलाई, कितना क्या किया, इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर हाथ रखा, वो उनका दायां हाथ बन गया। उनके कहने पर उसने जाने कितने जराइम किए ये कोई नहीं जानता, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला से और श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से हरिशंकर तिवारी से लोग बहुत खौफ खाते थे। 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल से चुनाव लड़ा। जेल से चुनाव लड़ने का देश में ये पहला मामला था। जेल में रहते हुए भी चुल्लूपार विधानसभा से हरिशंकर तिवारी चुनाव जीत गए। इस दौरान हरिशंकर तिवारी पर 26 मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या करवाना, हत्या की साजिश, अपहरण, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर मुकदमे थे। हालांकि हरिशंकर तिवारी ने सभी मुकदमों को राजनीतिक साजिश करार दिया। खैर, जेल में रहते हुए राजनीतिक सफर तो शुरू हो गया, लेकिन इस बाहुबली नेता की फितरत नहीं बदली। रेलवे के ठेकों को लेकर वीरेंद्र प्रताप शाही से अदावत का सिलसिला जारी रहा और तब तक चला जब तक शाही की हत्या नहीं हो गई। 90 के दशक में पूर्वांचल में एक माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का उदय हुआ। कहते हैं कि उसे हरिशंकर तिवारी की सरपरस्ती हासिल थी और हरिशंकर तिवारी के ही इशारे पर उसने वीरेंद्र प्रताप शाही को 2 दफे हमला किया। पहली बार तो शाही बच निकले, लेकिन दूसरी बार श्री प्रकाश शुक्ला कामयाब हो गया। हालांकि जब श्री प्रकाश ने दूसरी बार शाही पर हमला किया, उस वक्त तक हरिशंकर तिवारी से भी उसकी दूरियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब वो दोनों से अलग खुद मुख्तार बनने की कोशिश में था। उदंडता में हत्या होती रही, या जो कहें 2 लोगों का वर्चस्व रहा। वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई रही, इसमें हत्या हुई, ये बहुत बड़ी राजनीति। लेकिन उनका जो कद था वो ब्राह्मण और ठाकुर में दोनों में बराबर था। जमीन के मतलब बहुत करीब से वो नेतागिरी की है, लोगों के बीच में फैट थी उनकी, और हर पार्टी के लोग जब भी सरकार बनी तो उनका अपना एक कद रहा। जब शाही लखनऊ में थे, शुक्ला की धमकी के बावजूद उन्होंने लापरवाही बरती। एक महिला मित्र के लिए किराए पर कमरा देखने निकले। इस दौरान उनका गनर और ड्राइवर दोनों साथ नहीं थे। श्री प्रकाश लगातार शाही की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। यही लापरवाही शाही को भारी पड़ गई। श्री प्रकाश ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। कहते हैं कि पोस्टमार्टम में शाही के शरीर से 100 से ज्यादा गोलियां मिली थी। इस हत्याकांड के बाद श्री प्रकाश तिवारी की चिंता भी बढ़ गई। कहते हैं कि तब हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश के पिता को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर चलना शुरू कर दिया, ताकि श्री प्रकाश उन पर हमला न कर सके। हालांकि इसके बाद श्री प्रकाश का एनकाउंटर हो गया और हरिशंकर तिवारी की राह के 2 कांटे हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने राजनीति में खुलकर बैटिंग शुरू कर दी। आगे बताएंगे कि कैसे हरिशंकर तिवारी ने आने वाले दिनों में खुद को ऐसा नट बना लिया जो हर बोल्ट में फिट हो जाता था। आखिर कैसे हर पार्टी की जरूरत बन गए हरिशंकर तिवारी, बताएंगे। आप बस बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। हरिशंकर तिवारी ने जराइम के रास्ते ही सियासत का सफर शुरू किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हरिशंकर तिवारी ने अपने हाथ से एक भी गुनाह नहीं किया, बल्कि अपने मोहरों के जरिए उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया। हालांकि राजनीति में एंट्री के बाद हरिशंकर तिवारी ने ऐसा ताना बाना बुना कि अपने आप को ब्राह्मणों का मसीहा साबित कर दिया। इसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने राजनीति में सभी दलों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी। बाहुबली सियासत के जो बने सूत्रधार, माफिया को जिन्होंने दिखाई सियासत की राह, जेल से चुनाव लड़ने की शुरू की रवायत, हर दल की जरूरत बन गई जिनकी सियासत। देश में शायद ही ऐसा कोई नेता रहा होगा जिसके लिए मंत्री पद हर दल की सरकार में आरक्षित रहा हो।
लेकिन ब्राह्मणों का मसीहा होने का तमगा हरिशंकर तिवारी के माथे पर ऐसा चस्पा हुआ कि कोई भी पार्टी अरसे तक हरिशंकर तिवारी को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नतीजा ये हुआ कि सरकारें भले ही आती जाती रहीं, लेकिन हरिशंकर तिवारी की प्रोफाइल नहीं बदली। हरिशंकर तिवारी जी जिस तरीके से गोरखपुर की चिल्लापुर विधानसभा से जीत करके आते थे, चाहे वो निर्दलीय जीत करके आए, चाहे कांग्रेस की टिकट पे जीत करके आए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को साथ में लेकर के अपने एक वोट बैंक का इस तरीके से एक समीकरण बनाया कि कभी वो उस सीट से अपराजय रहे और अपने जीवन के अंतिम समय तक उनका जो बोलबाला और उनका जो एक राजनीति में या कहें कि क्षेत्र में उनकी जो धमक है वो कम नहीं हुई। और आज अगर हरिशंकर तिवारी जी की बात करें तो गोरखपुर के अंदर आज भी उनका नाम बहुत ही सोच समझ करके और बाबू साहब के नाम से उनको बुलाया जाता है। 1985 में जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी ने चुनाव जीता था। उस दौर में कांग्रेस के दिग्गज नेता मार्कंडेय चंद को करारी मात दी थी। पहली बार 1996 में कल्याण सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री बने। 2002 माया सरकार में भी मंत्री पद कायम रहा। तो 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी सिर्फ सरकार बदली, तिवारी का प्रोफाइल नहीं। एक दौर के बाद हरिशंकर तिवारी हर दल की जरूरत बन गए थे। हालत ये थी कि एक दिन की जगदम्बिका पाल की सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था और इसके तुरंत बाद बनी बीजेपी की कल्याण सिंह की भी सरकार में। वैसे कल्याण सिंह की सरकार बनाने में भी हरिशंकर तिवारी का योगदान था, क्योंकि इस सरकार के लिए हरिशंकर तिवारी ने नरेश अग्रवाल के साथ मिलकर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई थी। हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो शुरुआत 1984 में महाराजगंज के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में की, लेकिन हार गए। 1985 में जेल में रहते हुए चुल्लू पार से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। कांग्रेस के टिकट पर 1989, 1991, 1993 और 1997 में चुनाव लड़कर जीते। 2002 में लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित हरिशंकर तिवारी एक बड़ा नाम हुआ करते थे, ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा थे और जिस भी पार्टी की तरफ रहे हमेशा ब्राह्मणों का एक बड़ा धड़ा और बड़ा वोट उनके तरफ रहा। और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित हरिशंकर तिवारी का बोलबाला था। जहां एक तरफ उनकी बाहुबली की छवि थी, वहीं दूसरे तरफ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी उन्हें जाना जाता था। एक जमाना ऐसा था 70 और 80 के बीच के दशक की मैं बात कर रहा हूं, जब पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच जम के गैंगवार चलती थी। यहीं से पंडित हरिशंकर तिवारी अपराध की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उनका नाम जो है बड़े माफिया के तौर पे गिना जाने लगा। तिवारी का सियासी सफर एक अरसे तक शानदार चलता रहा। इसी के साथ उनका सिक्का भी पूर्वांचल में चलता रहा। लंबे वक्त तक हाता यानी गोरखपुर में उनका आवास छात्र राजनीति का केंद्र रहा। तिवारी के नाम पर भौकाल बनाने वालों की लंबी फेहरिस्त रही, लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक दिन जरूर आता है। बस अच्छे वक्त के बाद हरिशंकर तिवारी का भी बुरा वक्त आया। 2007 में जब उनकी सियासत को बड़ा झटका लगा और उल्टी गिनती शुरू हो गई। आगे बताएंगे कि एक दौर में हर दल की जरूरत बन जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बुरे दौर कैसे और क्यों शुरू हुए। आप बस बने रहिए न्यूज वन इंडिया के साथ। हरिशंकर तिवारी की पटकथा का अंत हुआ साल 2007 में, जब वो अपनी विधानसभा सीट यानी चुल्लूपारा से चुनाव हार गए और चुनाव उन्हें हराया उनके शिष्य ने। चुल्लूपारा से अजय माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के जीवन का ये सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जिस सीट के जरिए उन्होंने अपने हुकूमत का तख्त बरकरार रखा था, ऐसे में चुल्लूपारा से हार उनके लिए एक डिजास्टर साबित हुई। यहीं से उनके राजनीतिक रसूख का अंत शुरू हो गया था। साल था 2007, जब सोशल इंजीनियरिंग के रथ पे सवार मायावती ने काफी किले भेद दिए थे।
ऐसे में हरिशंकर तिवारी का किला भला कैसे महफूज रह पाता। मायावती के प्रत्याशी राजेश तिवारी ने हरिशंकर तिवारी के उस किले को भेद दिया जो उनकी पहचान हुआ करती थी। जी हाँ, हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक पतन की शुरुआत 2007 में ही हो गई थी, जब वो चिल्लू पार से चुनाव हार गए। राजेश तिवारी ने हरिशंकर तिवारी की सरपरस्ती में ही राजनीति सीखी। राजेश तिवारी पहले पत्रकार थे, बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। अपनी कोशिशों के दम पर राजेश ने बड़हलगंज में मुक्तिधाम की स्थापना कराई। इस काम से वो क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हो गए। नतीजा, हरिशंकर तिवारी जैसी शख्सियत के सामने उन्हें जीत मिली। ये वो दौर था जब हरिशंकर तिवारी अपने राजनीतिक विरासत को अपने बेटों में ट्रांसफर करना चाहते थे। उनकी कोशिश शुरुआत में कामयाब भी दिखी, लेकिन ये दाव लंबा नहीं चला। साल 2007 और 2012 के चुनाव में हारने के बाद तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में बीएसपी के टिकट पे उनके बेटे विनय शंकर चिल्लू पार से विधायक बने, लेकिन 2022 में बीजेपी प्रत्याशी राजेश तिवारी से हार गए। इससे पहले उनके बड़े बेटे कुशल तिवारी 2009 में बीएसपी से खलीलाबाद के सांसद बने, लेकिन 2014 में बीजेपी के शरद त्रिपाठी और 2019 में बीजेपी के प्रवीण निषाद से चुनाव हार गए। 2012 के चुनाव में हरिशंकर तिवारी चौथे नंबर पर थे, जिसके बाद उन्होंने चुनावी सियासत से दूरी बनाने का फैसला किया और अपने दोनों बेटों को विरासत सौंप दी, लेकिन दोनों बेटे इसे संभालने में नाकाम रहे। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब विनय शंकर की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई बैंक फ्रॉड के मामले में। खैर, इससे पहले इसी साल मई महीने में हरिशंकर तिवारी की मृत्यु के बाद अब ब्राह्मण राजनीति में खालीपन आ चुका है, लेकिन इसके जिम्मेदार हरिशंकर तिवारी खुद हैं, जिन्होंने एक ऐसा दायरा बना लिया था जिसकी जद से वो ताउम्र बाहर नहीं निकल पाए। नतीजा, आज उनकी विरासत को संभालने वाला कोई नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।